Suppose there is a surface. This is a liquid surface and it is very smooth on the top. इस पर कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ऐसे इंसिडेंट हो रही। ओके, इस लाइट में दोनों तरह के वाइब्रेशंस हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल वाइब्रेशंस को हम ऐसे बनाते हैं दिस वे, और हॉरिजॉन्टल को ऐसे बनाते हैं। सो ये वाइब्रेशंस वर्टिकल एंड horizontal both are coming towards the surface। यहां पर आकर इसने स्ट्राइक किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक। यहां पर जब आएगी तो इसके दो एक्शन होंगे, बिकॉज दिस मीडियम इज ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, सो सम लाइट विल एंटर दिस मीडियम एंड सम लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये इसका नॉर्मल है एंड दिस मेक्स ए सर्टेन एंगल आई विद द नॉर्मल। ओके, यहां से ये लाइट इक्वल एंगल आई बना के इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दिस गोज बाय दिस, और कुछ इसमें से नीचे ऐसे चली जाती है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है, इसमें हम देखते हैं कि ये लाइट पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। पार्शियली पोलराइज्ड। इस फिनोमिना को थोड़ा समझिए कि ये किस तरह से हुआ। ये दो तरह के वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस ये ऐसे मूव कर रहे हैं। जब ये ऐसे मूव करते हैं तो ये वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं और ये वाले वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं। ये दोनों ने आकर इस सरफेस को ऐसे स्ट्राइक किया। ये वाला वाइब्रेशन ऐसे आ रहा है, ये तो ये वाइब्रेशन जो ऐसे आ रहा है ये ऐसा चला गया इसमें। ये वाला वाइब्रेशन जो ऐसे कर रहा है ये इसके अंदर नहीं घुसेगा, ये इससे टकराकर उछल जाएगा। और ये इधर नोक है, ये ऐसे आया, इससे टकरा जाता है। तो वाइब्रेशन का एग्जैक्ट नेचर हो सकता है ऐसा नहीं हो, पर ये हमको समझने में हेल्प करता है कि कुछ वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ वाइब्रेशन जंप कर जाते हैं। और हमने देखा कौन से एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि इस सरफेस पर वर्टिकल होते हैं ये, और हमको समझ भी आता है कि ये वाइब्रेशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए और ये वाले इस पे जंप आउट कर जाने चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। तो ये जो लाइट हमको यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, इसमें हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल है। ये वाले कैसे हैं, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये हो सकता है कि सभी वर्टिकल एब्जॉर्ब नहीं हुए तो थोड़े से वर्टिकल भी आ गए इसमें। इस तरह से कुछ परसेंटेज वर्टिकल की कम, और मोस्टली ये कैसे हो गए, हॉरिजॉन्टल इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड। ये जो अंदर लाइट जाती है इसमें ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता है और इसमें दोनों तरह के पोल हमको मिलते हैं। ये इस लाइट में दोनों तरह के पोल होते हैं। ओके, तो ये जो लाइट है इस पर अभी हमारा अटेंशन है। ये लाइट कैसी हो जाती है, पार्शियली पोलराइज्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में पोलराइजेशन होता है। So, reflection cause polarization. Reflection cause polarization. अब ये एंगल तो दोनों इक्वल होंगे
अब हमने ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट ये था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको ना हम चेंज करते गए कम से ज्यादा, तो देखिए उसका इफेक्ट क्या हुआ। ये सरफेस है और यहां से हमने शुरू किया, दिस इज आई, वेरी स्मॉल, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। ये जब I इज इक्वल टू आई रिफ्लेक्ट होके गया तो इसमें हमने देखा कितना पोलराइजेशन हुआ। अगर इसमें 100 वाइब्रेशंस थे सपोज, उसमें से 10% वर्टिकल वाले गायब हो गए, तो हमने क्या कहा कि 10% पोलराइजेशन हो गया। 10%, यानी हॉरिजॉन्टल कितने बचे 100, वर्टिकल वाले कितने 90, क्योंकि 10 एब्जॉर्ब हो गए, तो पोलराइजेशन कितना हो गया 10%। फिर हमने इस आई को इंक्रीज कर दिया ऐसे, और ये यहां से जितना बड़ा ये एंगल था उतना बड़ा ये एंगल बना, दिस इज नंबर 2। अब हमने देखा इसमें पोलराइजेशन इंक्रीज हो गया 20%। व्हाट डज दैट मीन? 20% वर्टिकल, 20% ऑब्जर्व, ये एब्जॉर्ब हो गए और कितने उठ गए वापस 80, और ये वाले 100। तो ये 100 है लेकिन ये 100 के कितने हो गए 80, सो देयर इज ए पोलराइजेशन ऑफ 20%। ठीक है, अब हमने इसका एंगल और इंक्रीज किया। ये जब हमने इंक्रीज किया तो ये ऐसे उठा, और अब हमने देखा कि नंबर 3 यहां पर हमको पोलराइजेशन मिलता है 60%। आई को हमने इंक्रीज कर दिया और 3 पे 3 आया कितना 60%। फिर हम इसको धीरे धीरे और बढ़ाते गए, एक पोजीशन ऐसी आ गई ये कि इस पर जब हम ऐसे लेके आते हैं तो हमने देखा पोलराइजेशन 100%। व्हाट डज दैट मीन? ऑल वर्टिकल वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड, और जो रिफ्लेक्ट होकर आए हैं सब के सब कैसे हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला पोलराइजेशन कैसा हुआ 100%। मान लो यहां पर 100% होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आंसर है इसका डायग्राम ऐसे होगा, दिस, ये दिख रहा है, इसमें दोनों हैं, दिस वर्टिकल एज वेल एज दिस हॉरिजॉन्टल, और इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल आर एब्जॉर्ब, सो दिस इज 100% पोलराइजेशन। और हमने एंगल को इंक्रीज किया, तो जब हम इस एंगल को और इंक्रीज करते हैं, अगेन I इज इक्वल टू आई ऑन दिस साइड, और ये हमको मिला, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 4, दिस इज 5, एंड दिस इज अगेन 5। अब हम क्या देखते हैं कि इसका पोलराइजेशन फिर से 60% हो गया, 100 से 60, और हमने इस एंगल को बढ़ाया तो ये 10% रह गया। That means there is only one particular angle of incidence for which there is only one particular angle of incidence, this one, for which polarization is 100%. अगर angle of incidence उससे कम है then polarization is less. अगर angle of incidence इससे increase है even then polarization is less. So there is a particular angle. वो जो पर्टिकुलर एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। वेरी सिंपल, क्या होता है उसमें 100% पोलराइजेशन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो उसको हम लिखते हैं PIP। तो ये है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या हुआ। Angle of polarization is that angle of incidence
at which reflected light is fully polarized. Okay, we will denote it by IP. This is angle of polarization. अब ये जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने ऑब्जर्व की. देयर इज इंपॉर्टेंट फीचर वी ऑब्जर्व एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दैट द पोलराइज्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, और ये वाली कौन सी है, रिफ्रैक्टेड. व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज equal to angle of polarization, exactly at that moment the reflected light and refracted light are at right angle to each other. ये वाला एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री. कब, जब ये एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, IP. ठीक है. This is what we observe and this is what happens in the nature. तो इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं. So at this situation, reflected and refracted light are at right angle to each other. और यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री. ओके, जब ये सिचुएशन है, ये एंगल IP है, ये एंगल 90 है, तो हम एक और रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. दैट इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ और ब्रूस्टर्स इक्वेशन. देखिए ब्रूस्टर्स लॉ क्या हुआ. ब्रूस्टर्स लॉ सेज दैट ड्यूरिंग दिस रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, the refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1 is equal to tangent of IP. This is Brewster's law. Refractive index of second medium is equal to tangent of angle of incident, angle of polarization. अब इसका छोटा सा प्रूफ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग भी इसको प्रूफ कर सकते हैं. देखिए, व्हाट इज म्यू इक्वल टू, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, अब साइन आर, आर यहां कहां पर है, तो आंसर है दिस इज आर, ये आर. यहां पर थोड़े से राइट एंगल्स देखिए, दिस लाइन एंड दिस लाइन, हाउ मच इज द एंगल, 90 डिग्री. दिस लाइन एंड दिस लाइन 90 डिग्री, दिस लाइन एंड दिस लाइन अगेन 90 डिग्री. ओके, अब थोड़ा देखते जाइए. दिस एंगल इज आर, हाउ मच इज दिस एंगल, 90 माइनस आर. If this is 90 minus r and this is total 90, then how much is this angle? This is r. फिर से देखिए, ये एंगल r है, तो ये कितना है, 90 माइनस r. यहां से यहां तक कितना है, 90. अगर ये r है तो ये कितना है, 90 माइनस r. समझ आ गया. इफ दिस इज r, दिस इज 90 माइनस r, तो ये कितना होगा, 90 माइनस r इज r. अब अगर ये एंगल r है और ये 90 है, तो ये कितना हुआ, दिस इज अगेन 90 माइनस r. समझ आया. ओके, इफ I इज इक्वल टू 90 माइनस r, देन r इज इक्वल टू हाउ मच, 90 माइनस I. समझ आ गया. सो फिर से, इफ दिस इज r, दिस इज 90 माइनस r. If this is 90 minus r, this much, then this is r. If this is r,
then this r is equal to 90 minus I. आप इधर से चलेंगे तो this is I, this angle is 90 minus I. If this is 90 minus I, then this angle is equal to I, and if this angle is I, then r is equal to 90 minus I. तो I और R का रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हुआ? 90 माइनस. सो आप अपने से दोनों तरह से करके देख लीजिए. व्हाट विल यू फाइंड? दैट R इज इक्वल टू 90 माइनस I. सो साइन 90 माइनस I. हाउ मच इज साइन 90 माइनस I? दैट इज इक्वल टू कॉस I. सो दिस इज इक्वल टू साइन I अपॉन कॉस I, and this is equal to tangent I. Tangent I. This is what? Mu. Mu. So mu is equal to tangent of the angle of incidence, angle of polarization. This is Brewster's law. ये है Brewster's law. अब इस ब्रूस्टर्स लॉ से हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं. एक, अगर हमको किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम उसकी सरफेस पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं. इससे जैसे बताइए, ग्लास के लिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना होगा? ग्लास, तो ग्लास का म्यू कितना है? 1.5, 3/2. वहां 3/2 रखिए. 3/2 इज इक्वल टू टेंजेंट IP. तो IP कितना हुआ? 10 इनवर्स 3/2, 10 इनवर्स 1.5. अब 10 इनवर्स 1.5 जो भी एंगल होता होगा, 50, 52 और समथिंग, मोर देन 45 ही होगा. ओके, सो दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर ग्लास. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर उतने एंगल पर इधर से लाइट आएगी तो जब वो ग्लास से रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी हो जाएगी? पोलराइज्ड. और हमारे सामने हर ग्लास से ऐसे लाइट कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होती है. तो ग्लास से रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमेशा कैसी होती है? पोलराइज्ड. समझ में आया? इसलिए उसकी इंटेंसिटी हमेशा थोड़ी सी कम हो जाएगी. राइट? सो अब वाटर अगर है तो वाटर के लिए म्यू की क्या वैल्यू रखेंगे? 4/3, एंड वी विल फाइंड आउट एंगल IP, एंड दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर 100% पोलराइजेशन इन केस ऑफ वाटर सरफेस. राइट? सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पोलराइजेशन एंगल फॉर डिफरेंट लिक्विड्स. ओके, सो दिस इज अबाउट ब्रूस्टर्स लॉ. राइट. अब इसके बाद म्यू देने से हम IP निकाल सकते हैं, और अगर हमने IP देखा तो हम उससे म्यू भी निकाल सकते हैं. जैसे किस तरह से? यहां पर ग्लास रखा है, ये इधर से आपने एक टॉर्च पकड़ी, ऐसे टॉर्च दिखा रहे हैं ग्लास पे. मैंने इधर से ग्लास का रिफ्लेक्शन किसका? टॉर्च का रिफ्लेक्शन देखा. मुझे यहां टॉर्च दिख रही है ग्लास में. उसके सामने में ना मैंने एक पोलराइजर रखा और उसको ऐसा घुमाया 90 डिग्री. मैंने आपको बोला टॉर्च दिख रही है, टॉर्च को और नीचे करो. फिर आपने उसको टॉर्च को जो यहां थी ऐसा कर दिया. फिर मैंने ऐसे घुमाया. अभी भी टॉर्च दिख रही है, आपने और ऐसे किया. अभी टॉर्च थोड़ा कम दिख रही है, फिर आपने इसको ऐसा किया. ऐसा किया तो अब मैं क्या देखता हूं? ये टॉर्च दिख रही है और ये पूरी गायब. मतलब अब ये जो लाइट आ रही है, जो ऐसे में दिखती है और ऐसे में नहीं दिखती, ये लाइट कैसी हो गई है? पोलराइज्ड. तो आपने टॉर्च को वहीं रोक लिया और हमने इस एंगल को नाप लिया. क्या मिल गया? एंगल ऑफ, नहीं, ये क्या मिला? एंगल ऑफ पोलराइजेशन. और इसकी टेंजेंट निकालेंगे तो हमको क्या मिल गया? एंगल ऑफ पोलराइजेशन की टेंजेंट क्या देती है? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर हमारे हाथ में पोलराइजर है तो हम उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. हमको क्या करना पड़ेगा? I को ग्रेजुअली चेंज करना पड़ेगा और रिफ्लेक्टेड रे को देखना होगा. फॉर ए पर्टिकुलर एंगल
the reflected ray become 100% polarized and that will give us tangent of that angle will give the refractive index. Okay, so this is how we use Brewster's law in both the ways. म्यू निकालने के लिए, IP निकालने के लिए. We will study what is the application of this. ये लॉस हमने सब पढ़े, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. One very important चीज about polarization is there are two type of waves. One is longitudinal wave and one is transversal wave. Longitudinal wave में vibrations होते हैं in the direction of wave. ये यहाँ पर ये वाइब्रेशन हो रहे हैं. एक स्पीकर यहाँ पर हमने लगाया, स्पीकर का पर्दा ऐसे ऐसे चलता है, तो ये जितने एयर के पार्टिकल हैं ये सब ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं. इससे नेक्स्ट पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट होगा, ऐसे वाइब्रेट होगा और हमारे कान तक पहुंच गया. ये अब इसके बीच में मैंने एक पोलराइजर लगाया, ये पोलराइजर लगाया, ये यहां से ऐसे वाइब्रेशन आए और इसमें से पार होकर चले गए, मुझे आवाज आ गई. ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसा कर दिया. एनालाइजर है ये या पोलराइजर है, ये अभी भी ऐसे ऐसे आ रहे, ये इतने बड़े बड़े ऐसे, फिर ऐसे आए, फिर इसमें से पार हो गए. ओपनिंग तो है ना इतनी, इसमें से पार हो गए, फिर भी मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है. फिर मैंने ऐसे किया, ये फिर भी आवाज आ रही है. किसी भी डायरेक्शन में मैंने किया तो आवाज नहीं रुकी, तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाइब्रेशन में पोलराइजेशन नहीं होता. ठीक है. दूसरा वाइब्रेशन हमने लिया, वो वाइब्रेशन कौन सा है, ट्रांसवर्सल. वेव इधर जा रही है लेकिन वाइब्रेशंस कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. ये अब ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मैंने पोलराइजर को ऐसे रखा, ये ऐसा आया, पार हो गया विंडो में से. दिस इज ओपनिंग ऑफ द विंडो, ये इसमें से ऐसे पार हो गया. फिर ये ऐसा ऐसा आ रहा है, मैंने विंडो ऐसा घुमा दिया 90 डिग्री, ये अब क्या होगा, पार नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब हो गया. तो मुझे इधर से देख रहा हूं, कुछ नहीं दिखता क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गया. ऐसे दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइट कैसी है, पोलराइज्ड. अब जब लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रही थी, मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैंने कहा लाइट पोलराइज्ड नहीं होती है. और अगर ये ट्रांसवर्सल नेचर की है, मैंने ऐसे ऐसे घुमाया, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइट पोलराइज्ड होती है. अब लाइट पोलराइज्ड होती है कि नहीं होती है, हमने करके देखा लैब में और हमको क्या दिखा कि लाइट पोलराइज्ड होती है. अब अगर लाइट पोलराइज्ड होती है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल कि ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल हमारे आर्गुमेंट के अनुसार दोनों तरीके से पार हो जाएगी. सिर्फ ट्रांसवर्सल है जो एक डायरेक्शन में ब्लॉक होगी और दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी. तो लाइट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल. अब अभी तक जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, हाइजन प्रिंसिपल में वेव थ्योरी में एक लाइन क्या लिखी हुई थी, लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमारा आर्गुमेंट क्या कहने लगा, लाइट इज ए ट्रांसवर्सल वेव. समझ आ गया. सो दिस एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर दैट नेचर ऑफ द लाइट वेव इज ट्रांसवर्सल एंड इट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल. बाद में इसी चीज को मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिया कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन and that is transversal in nature. So this experiment or this phenomena is responsible to prove that light is transversal in nature. तो इसी चीज को हम नोट कर लेते हैं, that polarization
is phenomena which prove that light is transversal. So polarization is phenomena which prove that light is transversal in nature. ये एक चीज आप नोट कर लेंगे. दूसरा, अब हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं. Okay, there are so many applications related to polarization. देखिए, इसमें हमने एक चीज स्टडी की थी. मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल में ऐसी ओपनिंग है, ये वाले वाइब्रेशंस निकल जाएंगे और ये वाले वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएंगे. तो ये जो दो तरह के रेज हैं, ये जो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, इसके हमने दो हिस्से मान लिए. एक जिसमें ऐसे वाइब्रेशन, दूसरा जिसमें ऐसे वाइब्रेशन. तो हम ये कहेंगे द लाइट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ रेज. टू टाइप ऑफ रेज. वन इज ऑर्डिनरी रे एंड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. तो क्रिस्टल में ये जो ओपनिंग बनी हुई है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस. इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस. ये इसमें मैंने आपको दिखाया था कि ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है. ये यहां पर ये जो क्रिस्टल बनाए थे, क्रिस्टल के बीच में ये ओपनिंग में ये वाइब्रेशंस जा सकते हैं. तो क्रिस्टल के बीच में ये जो जगह बनी हुई है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्सिस, क्योंकि यहां से ऑप्टिक्स रेज पार हो सकती है. अब हमारे पास ये वाले वाइब्रेशंस वाली रेज भी हैं और ये वाले वाइब्रेशंस वाली रेज भी हैं. तो ये जो वाइब्रेशन वाली रे का हिस्सा है, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी रेज, या शॉर्ट में उसको हमने कर दिया ओ रेज. ओ, ये वाली जो रेज है, इसका नाम है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई रेज. ठीक है. तो ये ओ और ये ई. तो इसमें जो इसकी ओपनिंग के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, दोज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो इसमें से पार हो जाती हैं. और जो इसके परपेंडिकुलर होती हैं ऑप्टिकल एक्सिस के, दोज आर ऑर्डिनरी, और ये ब्लॉक हो जाती है. ठीक है. ये फिनोमिना जो शो करता है, तो ये क्या करता है, ये दो तरह का बिहेवियर शो करता है. यानी एक के लिए जाने दो और एक के लिए ब्लॉक कर दो. चूंकि ये दो तरह का फिनोमिना शो करता है, इसलिए ऐसे क्रिस्टल के इस बिहेवियर को हम बोलते हैं डाइक्रोइज्म. डाइक्रोइज्म, दो तरह का बिहेवियर. ठीक है. तो ये इस तरह से हमको दो तरह का बिहेवियर दिखाता है. कुछ रेस को जाने देता है और कुछ को ब्लॉक कर देता है. यही जो चीज है, ये पहले बनाई 1852 में हेरापेथ ने बनाए क्रिस्टल. किसके? क्विनीन का आइडोसल्फेट. ये जो बनाया, उसमें उसने ये डाइक्रोइज्म की प्रॉपर्टी देखी. और लेकिन ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता था, पर उसमें ये प्रॉपर्टी थी, तो वो उसको बहुत ज्यादा आगे डेवलप नहीं कर पाए. बट द प्रॉपर्टी वाज सीन. बहुत बाद में 1934 में लैम्ब ने यही वाले हेरापेथिक क्रिस्टल्स जो थे, उन सब क्रिस्टल्स को लिया और उस क्रिस्टल्स को लेके एक के बाद एक ऐसे लाइन में बहुत फाइन इस तरह से सेट किया कि सबकी ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल हो गई. अब ये जो सबकी ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल हो गई, तो ये अब इसमें से जो लाइट निकलेगी, वो लाइट कैसी हो जाएगी? दैट लाइट विल बी टोटली पोलराइज्ड. तो ये जो चीज उसने बनाई, इस चीज का नाम हमने क्या दिया? पोलरॉइड. ठीक है. ये पोलरॉइड है जो आजकल हम यूज करते हैं किसी चीजों को पोलराइजेशन देने के लिए. ग्लास के ऊपर ये वाले क्रिस्टल सेट करके, पेपर पे सेट करके, या प्लास्टिक पे सेट करके. अब ये हमारे बन गए. ये क्रिस्टल का थोड़ा सा
कि कब बनाए, किसने बनाए और ये क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस देखिए, मोटर कार हेडलाइट्स टू रिमूव हेडलाइट ग्लेयर। ग्लेयर हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम होता है। किस तरह से प्रॉब्लम होता है? रात को जब हम सड़क पर स्कूटर चला रहे हैं तो हमारी आंख की जो पुतली होती है, ओपनिंग, उसका साइज क्या कहते हैं उसको? ओपनिंग को प्यूपिल। प्यूपिल का साइज बड़ा रहता है। क्यों? बिकॉज वी नीड मोर लाइट, ताकि हमारी इमेज क्लियर बन सके। साइज बड़ा। अब साइज बड़ा कब होता है? जब सामने लाइट कैसी हो? कम। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है। और अगर ज्यादा धूप में जाएंगे तो ये साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। अब हम सड़क पर सामने किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दिखता है कि सामने एक आदमी एक साइकिल जा रहा है, उससे बहुत कम लाइट आती है, पर हमको क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी प्यूपिल बड़ी हो चुकी है। अब उस साइकिल के सामने से एक कार आ रही है, उस कार की हेडलाइट फ्लैश कर रही है। वो हेडलाइट जब हमारी आंख में आती है तो प्यूपिल उस लाइट को सेंस करती है और उस लाइट के अनुसार अपने साइज को छोटा कर लेती। अगर उसने लाइट साइज को छोटा कर लिया तो साइकिल से जो रेज आ रही थी वो अब इनसफिशिएंट हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं कि वो इमेज बना सके, तो हमको साइकिल दिखनी बंद हो जाती है। हेडलाइट में साइकिल दिखनी बंद हो गई, हम जाके मार देते हैं उसको। और हम क्या कहते हैं? हमारी आंखें चौंधिया गई थी। दैट इज ग्लेयर। समझ आया कि रीजन क्या होता है, ग्लेयर क्या होता है और ग्लेयर कैसे डेंजरस होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो कार में हेडलाइट आ रही है, उस हेडलाइट को अगर उस हेडलाइट को हमने ऐसे वर्टिकल भेजा, उसको पोलराइज कर दिया, पोलराइज करके उसके ऐसे वर्टिकल वाइब्रेशंस भेजे, वो वर्टिकल वाइब्रेशन जब आएंगे ग्राउंड से टकराएंगे, ग्राउंड से टकरा के हमारी आंख में आएंगे, तो ग्राउंड से टकराएंगे तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो और हमारी आंख में जो लाइट आएगी वो बहुत कम लाइट आएगी। तो ये कैसे हुआ कि उसकी हेडलाइट में क्या यूज किया? पोलराइजर। वो पोलराइजर क्या करता है कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो कि पार होके आ जाएंगे, वो उसको काट देता है। सिर्फ किसको भेजता है? वर्टिकल को। और वर्टिकल कार वाले के लिए सामने किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, रिफ्लेक्ट होके कार के ड्राइवर को आए, उसको वो ऑब्जेक्ट दिख गया। कार से वर्टिकल निकले, जमीन पर पड़े, जमीन पर पड़कर सामने मेरी आंख में आए, तो मैं क्या देखता हूं? 100% आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वर्टिकल थे और वर्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते, तो इसीलिए मुझे वो लाइट इतनी ब्राइट नहीं दिखेगी। तो अगर हम हेडलाइट के सामने पोलराइजर लगा के उसका हॉरिजॉन्टल पोल काट दें, सिर्फ वर्टिकल पोल भेजेंगे, तो वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां से मेरी आंख में जो लाइट आएगी वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो मेरी प्यूपिल उतनी छोटी नहीं होगी, मुझे साइकिल भी दिखेगा। समझ आया? मैं भी एक काम कर सकता हूं, मैं नाइट ड्राइविंग का चश्मा लगा लेता हूं जो पोलराइड का बना होता है, और उस पोलराइड में हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है, ऑप्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अब उस कार के ऐसे डायरेक्ट कार की लाइट मेरी आंख में आती है, और कैसे सब वाइब्रेशंस हैं? वर्टिकल। मैंने चश्मा कैसा लगाया? हॉरिजॉन्टल। ये आया, ये इसको अंदर अलाउ नहीं करेगा। अगर चश्मे से वो लाइट अंदर नहीं आई तो प्यूपिल छोटी नहीं होगी, तो मुझे साइकिल भी दिखेगी और हेडलाइट की लाइट कम हो जाएगी। तो ये पोलराइड चश्मा लगाने का फायदा। तो उससे ग्लेयर कम हो जाती है। दोनों तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। 3D मूवीज कैमरास, आप जो 3D देखते हैं उस 3D में क्या होता है? 3D का फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, बट ब्रीफली आई वुड लाइक टू टेल यू। 3D में जब 3 डायमेंशन पिक्चर हम बनाते हैं तो वो हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में क्या होता है? उस मैकेनिज्म में वो दो स्टिल पिक्चर को कंबाइंड करके एक मूर्ति बनाता है। मूर्ति में क्या क्या होता है?
और इस बोर्ड में क्या क्या है। इस बोर्ड में विड्थ है और लेंथ है, डेप्थ नहीं है। मूर्ति में लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है। हमको डेप्थ का कैसे पता चलता है? जो सामने के पॉइंट होते हैं वो हमारी आंख पर ज्यादा बड़ा एंगल बनाते हैं और जो पीछे के पॉइंट होते हैं वो छोटा एंगल बनाते हैं। तो हमारी दोनों आंखें ये चेक कर लेती हैं कि कौन सा पॉइंट कितना दूर है एंगल के बेसिस पर। उससे भी मूर्ति पूरी नहीं बनी। मूर्ति बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है, वो टेक्निक है दो आंखें। एक आंख किसी भी फेस को देखती है तो ये आंख उसका राइट साइड देखती है, दाहिना कान देखती है, बायां कान नहीं देखती। और ये भी एक इमेज बनाती है, उसमें बायां कान आएगा, दायां नहीं आएगा। ये दो इमेज दोनों अलग अलग ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, ये मैकेनिज्म है कि इस दो इमेज को मिलाकर वो एक मूर्ति बना ले और वो मूर्ति हमको 3 डायमेंशनल आदमी के रूप में दिखती है। तो किसी भी चीज को 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर हमको देखना है तो क्या चाहिए? दो इमेजेस। वो दोनों इमेजेस एक एंगल से और एक दूसरे एंगल से, और दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ये जरूरी है। और अगर दोनों डिफरेंटली ब्रेन में पहुंचती हैं तब जाकर वो उसको 3 डायमेंशनल मूर्ति बना सकता है। अब दो इमेज हम डिफरेंटली खींचेंगे कैसे? दैट्स वेरी इजी, 2 कैमरे लगा देंगे। ठीक, अब दो इमेज हम दिखाएंगे कैसे? जहां भी टीवी में स्क्रीन में हम इमेज करेंगे, यहां स्क्रीन में, तो हमारी दोनों आंखें इसको देखेंगी, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, दोनों एक जैसी इमेज देखेंगे, दोनों एक जैसी इमेज ब्रेन को भेज देंगे। तो 3 डायमेंशनल मूर्ति नहीं बन सकती। कैसे बन सकती है? दोनों अलग अलग इमेज को भेजें। तो हम क्या करते हैं, जब हम फोटो खींचते हैं तो एक कैमरे में हम पोलराइड लगाते हैं इस डायरेक्शन का और एक कैमरे में इस डायरेक्शन का। तो इसकी जितनी रेज आएंगी सब कैसी आएंगी? वर्टिकल। और इसकी जितनी रेज आएंगी सब कैसी आएंगी? हॉरिजॉन्टल। इसको अगर वर्टिकल में देखेंगे तो नहीं दिखेगा, इसको हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो नहीं दिखेगा। ये दोनों पिक्चर ले जाके हम एक ही स्क्रीन में प्रोजेक्टर से डाल देते हैं इस स्क्रीन में। तो प्रोजेक्टर हमको क्या दिखाता है? 2 अलग अलग फोटो दिखाता है। हम क्या देखते हैं? थोड़ा धुंधला दिख रहा है, 2 फोटो दिख रहे हैं थोड़ा आजू बाजू। एक फोटो में दाहिना कान दिख रहा है, राइट ईयर, और एक में लेफ्ट ईयर दिखता है। दो नजदीक नजदीक होते हैं। ओके, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। अब हम पोलराइड का चश्मा लगाते हैं। एक चश्मे में ऐसी ओपनिंग है क्रिस्टल में और दूसरे में ऐसी ओपनिंग है। ये क्या करेगा? इस फोटो को नहीं दिखाएगा, सिर्फ इसको दिखाएगा राइट ईयर वाली, और ये किसको दिखाएगा? लेफ्ट ईयर वाली। इसने ब्रेन को सिग्नल भेजा, किधर का इमेज भेजा? राइट साइड का। इसने भेजा लेफ्ट साइड का, और ब्रेन हमारा उसी के लिए सेट है, उसको 2 इमेज चाहिए। जैसे अभी मैं आपको देखता हूं, इस आंख से राइट में, इस आंख से लेफ्ट में, 2 तरह का इमेज जाता है। तो वो इमेज हमने पोलराइड यूज करके सेपरेट कर लिए और सेपरेट करके ब्रेन को भेज दिए। तो ब्रेन क्या करेगा? अपना सॉफ्टवेयर यूज करेगा और एक मूर्ति बना देगा। उसमें हमको डेप्थ भी दिखेगी, जैसे इस कमरे में डेप्थ दिख रही है, इस तरह से। तो ये जो 3 डायमेंशनल टेक्निक है, इसमें कैमराज में और हमारी आंख के सामने दोनों जगह हम पोलराइड यूज करते हैं ताकि एक ही इमेज दूसरे में मत दिखे, सेपरेट करने के लिए, जबकि एक ही जगह वो दोनों इमेज आ रही है। राइट? कभी आपने चश्मा उतार के देखा होगा, यू कैन सी दैट इज 3D मूवी कैप। पोलराइज्ड लाइट का हम एनालिसिस करेंगे पोलराइजेशन से। फिल्टर इन फोटोग्राफिक कैमरास, कैमरा में फिल्टर आते हैं इसके लाइट को कम ज्यादा करने के लिए, और उसी से हम कंट्रास्ट को भी कम या ज्यादा कर लेते हैं। जब हम एरोप्लेन्स में जाते हैं तो बाहर बहुत ज्यादा चमक होती है धूप की, क्योंकि धूल नहीं होती, एकदम साफ एटमॉस्फेयर होता है। तो वहां पर जो एरोप्लेन के विंडो होते हैं वो उसके में वो क्रिस्टल यूज किए जाते हैं पोलराइड के, ताकि अंदर जो लाइट आए वो डिम होकर आए, उतनी धूप तेज अंदर मत आए। ठीक है? और इसी तरह से ये सन ग्लासेस का मैंने आपको बताया पहले ही, टू इम्प्रूव कलर क्लास, कलर कंट्रास्ट इन ओल्ड पेंटिंग्स।
तो पोलराइजेशन से कलर कंट्रास्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट उसके कट जाते हैं, तो वहाँ हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ओके, कैलकुलेटर, लैपटॉप, मॉनिटर, वॉचेस, जिस सब में एलसीडी स्क्रीन होता है उसमें आप देखते हैं ब्लैक कलर से लिखा हुआ आता है। वो ब्लैक कलर कहाँ से आ जाता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें से जो लाइट आती है वो लाइट पोलराइज होती है। पहले पूरे एलसीडी से ऐसे लाइट आ रही थी, अब जिस जगह पर हमने इलेक्ट्रिसिटी दी वहां पर लिक्विड बना, उसकी ऑप्टिकल क्वालिटी चेंज हो गई, अब उसमें से सिर्फ ऐसे लाइट आती है और उसके सामने हमने पोलराइजर लगाया, ये पोलराइजर इसको ब्लॉक कर लेगा, तो इतनी जगह हमको क्या दिखेगा? ब्लैक। दैट इज एलसीडी डिस्प्ले। तो एलसीडी डिस्प्ले में ब्लैक मतलब क्या? ब्लॉक लाइट। और वो ब्लॉक क्यों होती है? क्योंकि उसका पोलराइजेशन अलग होता है। जैसे ही हम दूसरा बटन दबाते हैं उसका लिक्विड खत्म हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी फिर से ऑर्डिनरी लाइट की हो जाती है और वो हमको वहां से ब्लैक हट जाता है। दैट इज एलसीडी, वी आर यूजिंग इट। और आपने देखा है केमिकल एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो एंड लीवियो, दो तरह के कंपाउंड होते हैं और ये उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो दीज आर सर्टेन यूजेस ऑफ द polarization. So this is everything about polarization. Thank you.